गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। इस समय दोपहर के 3 बजे हैं। कल मैंने आप लोगों से कहा था कि मैं आज आपका एक नया टॉपिक स्टार्ट करूंगा। तो आपका जो सर्जरी का फर्स्ट पार्ट है उसका 15 चैप्टर फ्लूइड, इलेक्ट्रोलाइट्स एंड एसिड बेस बैलेंस एंड न्यूट्रिशन, तो ये आज हम पढ़ेंगे कि ये क्या है। तो सबसे पहले इसमें आता है फ्लूइड। तो ये फ्लूइड क्या है? देखो भाव प्रकाश में लिखा है कि जीवनम जीवी नाम जीवम, यानी कि जीव के लिए जल ही जीवन है। तो ये सही बात है कि हमारा जो जल है यानी कि वाटर है वो हमारे शरीर के लिए बहुत ही ज़्यादा आवश्यक होता है। और वहीं ये भी जरूरी है कि ये जो वाटर है ये हमारे शरीर में एक बैलेंस इसका बना रहे। तो ये बैलेंस कैसे बनता है कि जब हमारे शरीर में हम जो ले रहे हैं वाटर उसे हम कहते हैं इनपुट, और जो वाटर का लॉस हो रहा है हमारे शरीर से जो बाहर निकल रहा है वाटर उसे हम कहते हैं आउटपुट। तो इसी इनपुट और आउटपुट की वजह से जो वाटर है वो हमारे शरीर में एक उसका बैलेंस बना रहता है, एक इक्विलिब्रियम में वो बना रहता है। जब ये फ्लूइड जो है ये वाटर हमारे शरीर में एक इसकी मात्रा ज़्यादा हो जाए यानी कि ये वृद्धि कर जाए तो उस समय आपकी बॉडी में कुछ कॉम्प्लिकेशन डेवलप हो सकते हैं। और वहीं जब ये फ्लूइड कम हो जाए आपके शरीर में, ये वाटर कम हो जाए तो भी कुछ कॉम्प्लिकेशन डेवलप हो सकते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कि किसी को भी पेशेंट को आप फ्लूइड बहुत ज़्यादा दे दो आईवी, तो उस कंडीशन में क्या होगा कि उसके शरीर में एडिमा डेवलप हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि उसके शरीर में क्या हुआ, इस वाटर की जो है वृद्धि हो गई। ये वाटर एक जितनी उसकी ज़रूरत थी उससे ज़्यादा मात्रा में ये वाटर पहुँच गया तो उस समय उसमें एडिमा डेवलप हो जाएगा। ये कंडीशन आपने जो है रीनल फेलियर की कंडीशन में भी देखी होगी कि जब किसी की जो किडनी है वो काम करना बंद कर देती हैं तो उस कंडीशन में क्या होगा, क्योंकि जो वाटर है वो शरीर से बाहर नहीं निकल पाएगा। जब ये शरीर से बाहर नहीं निकल पाएगा तो उस समय इस शरीर में वाटर की जो लेवल है वो बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से क्या है शरीर में एडिमा डेवलप हो जाएगा। और वहीं अगर हम दूसरी कंडीशन देखें कि शरीर से इस जो फ्लूइड है ये वाटर है अगर इसकी कमी हो जाए, जैसे कि किसी को डायरिया हो जाए, तो उस समय क्या होगा कि वो बार बार स्टूल पास कराएगा, जिसकी वजह से उसके शरीर में जो फ्लूइड है उसकी कमी हो जाएगी। तो उस कंडीशन में उसको डिहाइड्रेशन हो जाएगा। तो यानी कि जो वाटर है वो हमारे शरीर में उसका बैलेंस बहुत ज़रूरी है। अगर वो जो है उस लेवल जो है अपना उससे ज़्यादा हुआ तो भी नुकसानदायक है, और अगर उस लेवल से वो कम हुआ उसका यानी क्या डिक्रीजमेंट हुआ तो भी वो नुकसानदायक है। तो अब देखते हैं कि ये वाटर जो है हमारे जो बॉडी में बना रहता है बैलेंस में, वो कैसे बना रहता है। देखो अभी मैंने आपको बताया कि 2 चीज़ें होती हैं, एक इनपुट और एक होता है आउटपुट। इनपुट यानी कि जो वाटर हमारे शरीर में पहुंच रहा है, और आउटपुट जो वाटर हमारे शरीर से बाहर निकल रहा है। तो जो इनपुट है यानी कि हमारे शरीर में वाटर कैसे पहुंचता है उसके 2 तरीके हैं। एक चीज़ क्या है कि जो हम बाहर से कुछ भी लिक्विड ले रहे हैं या सॉलिड ले रहे हैं, जो भी हम खाना ले रहे हैं तो उसके रूप में वाटर हमारे शरीर में पहुंचता है। कोई भी हमने लिक्विड लिया तो उसमें तो वाटर होगा ही, और जो सॉलिड लिया उसमें भी जो है कुछ परसेंटेज वाटर की होती है। तो जो हम बाहर से ले रहे हैं इसको हम कहते हैं एक्सोजीनियस, और इससे हमारे शरीर में वाटर पहुंचता है। और दूसरा जो है वो है इंडोजीनियस। इंडोजीनियस क्या हुआ कि हमारे शरीर में जो कुछ मेटाबॉलिज्म की प्रोसेस होती है उससे भी क्या होता है कि कुछ वाटर रिलीज होता है। जो भी हम कुछ खा रहे हैं उसका जब ऑक्सीडेशन होता है तो उससे कुछ वाटर रिलीज होता है, जिससे कि हमें जो पानी है उसकी पूर्ति होती है। तो आपने देखा कि जो वाटर है वो 2 तरीके से हमारे शरीर को मिलता है। एक तो ये है कि बाहर से यानी कि जिसको हम एक्सोजीनियस कहते हैं, और दूसरा हमारे शरीर में ही हमें मिलता है जो कि जो मेटाबॉलिज्म की प्रोसेस है उसके तहत हम उसके फलस्वरूप हमें मिलता है, जिसे कि हम इंडोजीनियस कहते हैं। अच्छा, अब दूसरा इसमें आता है आउटपुट, यानी कि शरीर से बाहर कैसे निकलता है ये वाटर। देखो इसमें पहला तो ये है लंग्स। जब हम सांस छोड़ते हैं तो उसके साथ में ही क्या होता है कि काफ़ी जो वाटर है उसका लॉस होता है। तो ये इस पर भी डिपेंड करता है कि अगर बाहर का जो वातावरण है वो शुष्क होगा या फिर हम जल्दी जल्दी सांस छोड़ रहे हैं तो उस कंडीशन में क्या होगा, ज़्यादा मात्रा में हमारे शरीर से जो वाटर है उसका लॉस होगा। अच्छा, एक एवरेज पर्सन में ये जो होता है वो लगभग 400 ml होता है 24 आवर्स में, यानी कि एक दिन में हम सांस के द्वारा लगभग 400 ml वाटर का लॉस करते हैं। दूसरा इसमें आता है स्किन। स्किन से भी वाटर का लॉस होता है। आपने देखा है कि स्किन पे जो है आपको पसीना आता है तो उस पसीने से काफ़ी ज़्यादा वाटर का लॉस होता है।
अगर बाहर गर्मी है, आपने गर्मी में देखा है कि गर्मी में और ज़्यादा पसीना आता है, जब गर्मी में पसीना ज़्यादा आएगा तो ज़्यादा मात्रा में फ्लूइड का लॉस होगा, वाटर का लॉस होगा। तो एक जनरली एक एडल्ट में 24 आवर्स में लगभग 500 ml वाटर का लॉस स्किन से ही हो जाता है। और वही कुछ ऐसी कंडीशन भी होती हैं जैसे कि कोई जल जाए तो उस कंडीशन में स्किन से काफ़ी मात्रा में वाटर का लॉस हो जाता है। या फिर ये है कि जो है किसी को बुखार आ रहा हो तो उस कंडीशन में भी शरीर की स्किन से ज़्यादा मात्रा में जो फ्लूइड है या वाटर है उसका लॉस हो जाता है। तीसरा फेज में आता है स्टूल। जो हम स्टूल पास करते हैं उससे भी वाटर का लॉस होता है और ये लगभग 100 ml हो रहता है 24 आवर्स में, यानी कि 24 आवर्स में लगभग 100 ml वाटर का लॉस हम स्टूल से कर देते हैं। लेकिन वहीं कुछ कंडीशन जैसे कि किसी को डायरिया हो जाए, कॉलरा हो जाए तो उसमें क्या होगा, वो बार बार स्टूल पास करेगा। तो और स्टूल भी जो पास करेगा उसमें वाटर का जो परसेंटेज होता है वो ज़्यादा होता है। तो इस कंडीशन में क्या होगा, ज़्यादा मात्रा में फ्लूइड का लॉस होगा। यही वजह है कि कई बार तो डायरिया में डिहाइड्रेशन पैदा हो जाता है, यानी कि इतना ज़्यादा फ्लूइड का लॉस हो जाता है कि पेशेंट को डिहाइड्रेशन हो जाता है। और चौथा इसमें जो सबसे मेन है वो है आपका किडनी, है ना। तो किडनी से क्या है, यूरिन के रूप में वाटर का लॉस होता है। ये यहाँ से क्या है, सबसे ज़्यादा मात्रा में वाटर का लॉस होता है, क्योंकि जो आप यूरिन पास करते हैं तो उससे काफ़ी मात्रा में वाटर का लॉस होता है। ठीक है, तो आपने देखा इसमें जो है जो हमें वाटर मिल रहा है उसे हम कहते हैं इनपुट, यानी कि शरीर को जो वाटर मिलता है, और शरीर से जो वाटर का लॉस हो रहा है उसे हम कहते हैं आउटपुट। तो ये जो इनपुट और आउटपुट है इसी की वजह से वाटर का एक बैलेंस बना रहता है हमारे शरीर में। ठीक है, अच्छा, फिर ये जो वाटर है अगर हम देखें एक एडल्ट मेल में तो लगभग उसकी पूरी जो बॉडी का वेट है उसका लगभग 60% उसके शरीर में वाटर ही होता है। यानी कि एक एडल्ट मेल का अगर हम बॉडी वेट देखें तो उसका 60% तो उसमें वाटर ही होता है। वहीं फीमेल में ये 50% होता है। और अगर व्यक्ति ओबीज है तो ओबीज होने पे क्या होगा, क्योंकि उसमें फैट ज़्यादा होगा तो उस कंडीशन में उसका वेट बढ़ जाएगा, लेकिन उसके कंपैरिजन में वाटर लेवल इतना ज़्यादा नहीं बढ़ेगा, क्योंकि फैट में जो वाटर होता है वो कम होता है। यही वजह है कि एक ओबीज पर्सन में टोटल बॉडी वेट के हिसाब से अगर हम देखेंगे तो वाटर का जो परसेंटेज होगा वो कम होगा। वहीं जब बच्चों में हम देखेंगे तो ये परसेंटेज ज़्यादा होता है। बच्चों में जो है वाटर वो ज़्यादा देखने को मिलेगा, क्योंकि बच्चों में क्या रहता है कि जो बच्चों की जो सरफेस है वो काफ़ी सरफेस एरिया काफ़ी ज़्यादा होता है, वहीं बच्चों का जो बॉडी वेट होता है वो कम होता है। तो बॉडी वेट के कंपैरिजन में जब हम देखेंगे बच्चों में तो उनमें वाटर लेवल जो होगा वो कम होगा। ठीक है, वो लगभग जो वाटर लेवल है वो ज़्यादा होगा, यानी कि 80%, लगभग पूरे उसके बच्चे के जो बॉडी वेट है उसका 80% तो उसमें वाटर ही होता है। अच्छा, अब ये जो वाटर हमारे शरीर में रहता है ये कहाँ कहाँ रहता है? देखो, एक तो ये है कि सेल्स के अंदर रहता है, तो उसे हम क्या कहेंगे, इंट्रासेलुलर। तो इंट्रासेलुलर मतलब यानी कि इंट्रा मीन्स होता है अंदर और सेलुलर मीन्स हुआ सेल्स के, यानी कि सेल्स के अंदर जो फ्लूइड होगा उसे हम कहेंगे इंट्रासेलुलर फ्लूइड। दूसरा इसमें होता है एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, यानी कि इस सेल्स के जो बाहर फ्लूइड होगा उसे हम एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड कहेंगे। एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में भी दो चीज़ें आती हैं, एक तो होती है ब्लड वेसल्स, वही ब्लड वेसल्स के अंदर भी फ्लूइड होता है आपका, और दूसरा ये है कि सेल्स के बीच में भी फ्लूइड होता है, उसे हम क्या कहते हैं, इंटरस्टिशियल, है ना। तो आपने क्या देखा इसमें कि जो आपके शरीर में फ्लूइड होता है, जो वाटर होता है, वो एक तो सेल्स के अंदर होता है, उसे हम इंट्रासेलुलर बोलते हैं। और ये लगभग मैंने आपको अभी बताया ही था कि एक एडल्ट मेल है तो उसमें उसके पूरे बॉडी वेट का लगभग 60% जो होता है वो वाटर होता है। तो इस 60% में से 40% जो होता है वो सेल्स के अंदर होता है, यानी कि इंट्रासेलुलर होता है, और बाकी का जो बचा 20% वो इन सेल्स के बाहर होता है। इन सेल्स के बाहर भी इन 20% में से भी जो 15% होता है वो सेल्स के बीच में होता है, जिसे कि हम इंटरस्टिशियल फ्लूइड बोलते हैं। और वहीं जो ब्लड वेसल्स के आपके अंदर होता है उनको हम प्लाज्मा बोलते हैं, वो लगभग 5% होता है। ठीक है, अब हम ये देखते हैं कि डेली हमें कितने फ्लूइड की रिक्वायरमेंट होती है। देखो, एक तो ये रहता है कि जो आपके स्किन से जो आपका फ्लूइड का लॉस हो रहा है
एक तो इसमें इसे हम कहेंगे इनसेंसिबल फ्लूइड। इनसेंसिबल का मतलब क्या हुआ, यानी कि जिसकी आप गणना नहीं कर सकते। अब आपकी स्किन से कितना फ्लूइड का लॉस हो गया इसकी गणना थोड़ी ना कर सकते हो आप कि एक एग्जैक्ट कितना लॉस हुआ। एक इसमें एवरेज जरूर बताया गया है कि स्किन से 500 ml के करीबन लॉस होता है एक दिन में, लेकिन एक एग्जैक्ट आप नहीं बता सकते कि कितना लॉस हुआ। ठीक है, तो इसे हम जो बोलेंगे, तो इसको जो हम बोलते हैं इनसेंसिबल फ्लूइड, क्योंकि इनसेंसिबल यानी कि जिसकी हम गणना नहीं कर सकते। तो आप इसमें लंग से कितना लॉस हो रहा है, स्किन से कितना लॉस हो रहा है, या आपके जो है स्टूल से कितना लॉस हो रहा है, इसकी आप गणना नहीं कर सकते। हाँ, यूरिन के थ्रू कितना लॉस हो रहा है इसकी जरूर आप गणना कर सकते हो, और इसके लिए आप देखते हुए कि एक यूरो बैग है, उसमें यूरिन को कलेक्ट किया जाता है, बाद में उसको नापा भी जाता है, और उसमें यूरो बैग में भी आपके निशान पड़े रहते हैं कि लगभग कितने लीटर आपने फ्लूइड जो है वो निकाला, उसका लॉस किया। तो यूरिन के थ्रू तो जो फ्लूइड का लॉस हो रहा है उसको तो आप जो है गणना कर सकते हो, काउंट कर सकते हो, लेकिन जो आपके स्किन, लंग्स या स्टूल के थ्रू जो फ्लूइड का लॉस हो रहा है, वाटर का लॉस हो रहा है, उसको आप गणना नहीं कर सकते, इसलिए इसको इनसेंसिबल फ्लूइड बोलते हैं। तो आपका ये कितना लॉस हुआ, तो जो एक एवरेज मैंने बताया था कि आपका लंग्स के थ्रू लगभग 400 ml का लॉस होता है, स्किन के थ्रू 500 ml का लॉस होता है, और स्टूल के थ्रू 100 ml का लॉस होता है। टोटल कितना हुआ ये टोटल हुआ आपका 1000 ml। तो लगभग 1000 ml के करीबन आपका फ्लूइड का एक दिन में लॉस हो रहा है, जो इनसेंसिबल है, जिसका कि आपको पता नहीं है, तो वो 1000 ml के करीबन आपका लॉस हो रहा है। वहीं आपको मिल कितना रहा है, यानी कि जो है इनपुट, यानी कि आपको मिल कितना रहा है। अब वही है कि जो फ्लूइड मैंने बताया था आपको के दो सोर्स होते हैं, एक तो होता है एक्सोजीनियस। तो एक्सोजीनियस को तो आप देख सकते हो, काउंट कर सकते हो कितना फ्लूइड आप मुंह से ले रहे हो, लेकिन जो इंडोजीनियस है, यानी कि जो मेटाबॉलिज्म की प्रोसेस हो रही है उसके थ्रू जो फ्लूइड बनना है, उसको आप काउंट नहीं कर सकते कि वो कितना बना। तो इसको भी हम इनसेंसिबल फ्लूइड बोलेंगे। तो ये भी, इसकी भी जो दे रखा है लगभग 300 ml के करीबन आपको मेटाबॉलिज्म की जो प्रोसेस हो रही है उससे आपको लगभग 300 ml के करीबन फ्लूइड आपको पूरे दिन में मिलता है। तो यहाँ पे आपको कितना फ्लूइड पूरे दिन में मिला, लगभग 300 ml के करीबन। और कितना आपने लॉस किया है, यानी क्या फ्लूइड आपने, लगभग 1000 ml। तो आपका कितना बचा ये, अगर 1000 में से हम 300 को माइनस करेंगे तो यानी कि 700 ml। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, 700 ml फ्लूइड का लॉस हो रहा है। अब इसमें प्लस कर दो जो आपका यूरिन से लॉस हुआ, तो यूरिन से जो लॉस हो रहा है उसको तो आप काउंट कर सकते हो। तो यूरिन से देखो 24 घंटे में आपने कितना लॉस किया, तो उसे इसमें प्लस कर दो, तो टोटल जो आपका निकल के आया उतना फ्लूइड आपको डेली चाहिए होगा। भाई जाहिर सी बात है कि 300 ml तो जो है आपको मेटाबॉलिज्म की क्रिया से मिल गया फ्लूइड, ठीक है। और वहीं आपने लॉस कितना किया है, जो आपने स्किन से या लंग से या स्टूल से जो लॉस किया वो टोटल मिला के 1000 ml लॉस किया आपने। तो इसमें से हमने 300 ml इसलिए माइनस किया क्योंकि 300 ml तो हमें मेटाबॉलिज्म से मिल गया, तो कितने बचे, ये 700 ml। अब ये 700 ml हमने क्या कर रहे हैं, हम लॉस कर रहे हैं पूरे दिन में फ्लूइड का, और इसमें जो यूरिन से लॉस किया उसे और ऐड कर दो, तो इतना फ्लूइड हम जो है लॉस कर रहे हैं पूरे दिन में। तो जब इतना फ्लूइड का लॉस हो रहा है तो इतना फ्लूइड को मैंने बताया था कि वाटर का एक बैलेंस में रहना आपके शरीर में जरूरी है। तो जब इतने फ्लूइड का हमने लॉस कर दिया पूरे दिन में, तो फिर इतना फ्लूइड हमें चाहिए भी तो होगा, तो उतना ही हमें फ्लूइड पूरे दिन में चाहिए होता है जितना हमने ये लॉस कर दिया। तो ये समझ में आ गया। इसके बाद हम पढ़ते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स। अब भाई ये तो मैंने आपको बताया कि फ्लूइड में वाटर का बताया अभी तक तो मैंने, लेकिन जब ये वाटर का लॉस हो रहा है तो इसके साथ में इलेक्ट्रोलाइट्स का भी तो लॉस होगा। ये इलेक्ट्रोलाइट्स क्या है, देखो इलेक्ट्रोलाइट्स आपके शरीर में मिनरल्स होते हैं। तो ये मिनरल्स जो रहते हैं ये आपके इन पे जो है पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज होते हैं इन पे। तो ये जो मिनरल्स होते हैं ये आपके शरीर में रहते हैं, और जब ये फ्लूइड आप लॉस करते हो तो इसके साथ में इन मिनरल्स का भी लॉस होता है। आपने देखा ही होगा कि किसी को डायरिया हो गया, तो डायरिया में क्या होता है कि जब वो फ्लूइड का काफ़ी मात्रा में लॉस कर रहा है तो उस फ्लूइड के साथ साथ इन मिनरल्स का भी जो है, इन इलेक्ट्रोलाइट्स का भी लॉस हो जाता है। इसलिए जो है वाटर के साथ साथ इलेक्ट्रोलाइट्स भी जरूरी हो जाते हैं उसको देना हमें। तो यही वजह है कि हम वाटर तो देते ही हैं उसे, उसके साथ में ये जो इलेक्ट्रोलाइट्स हैं इनको भी हम उसको देते हैं। इलेक्ट्रोलाइट्स जैसे कि सोडियम हो गया, पोटेशियम है, क्लोराइड है, कैल्शियम है, फास्फोरस है, और ये आपके शरीर के लिए इतने ज़्यादा ज़रूरी हैं कि आपके जो मसल्स के काम हो रहे हैं
वो भी इन इलेक्ट्रोलाइट्स उसमें सहायता करते हैं। जो आपके हार्ट या ब्रेन या लिवर या दूसरे ऑर्गन काम कर रहे हैं तो उसमें भी इलेक्ट्रोलाइट्स हेल्प करते हैं, मदद करते हैं। यानी कि अगर इलेक्ट्रोलाइट्स की कमी हुई तो ये सारे काम ही आपके प्रभावित हो जाएंगे। जो बहुत सी मेटाबॉलिज्म की प्रोसीजर हो रही हैं उनको भी ये इलेक्ट्रोलाइट्स प्रभावित करते हैं। तो अगर इन इलेक्ट्रोलाइट्स की आपके शरीर में कमी हुई तो आपके ये सारे ही जो काम है वो प्रभावित हो जाएंगे। अच्छा, वहीं इलेक्ट्रोलाइट्स की अगर कमी हुई तो भी आपके शरीर को नुकसानदायक है, वहीं अगर इनकी वृद्धि हो गई तो भी आपके शरीर के लिए वो नुकसानदायक होते हैं। जैसे कि सोडियम की जो है बहुत ज़्यादा मात्रा में अगर आपके शरीर में सोडियम पहुंच गया तो उससे शॉक आने तक का खतरा हो जाता है, या बहुत ज़्यादा मात्रा में आपके शरीर में फास्फोरस पहुंच गया तो उससे जो है आपके हार्ट के डैमेज होने का, आपके हार्ट अटैक होने का खतरा बढ़ जाता है। तो ऐसा नहीं है कि इन इलेक्ट्रोलाइट्स की कमी ही नुकसानदायक है, बल्कि अगर ये इनकी वृद्धि हो जाए तो वो भी आपके शरीर के लिए नुकसानदायक है। यानी कि इनका भी एक बैलेंस में आपके शरीर में बना रहना बहुत ही जरूरी है इन इलेक्ट्रोलाइट्स का। ठीक है, तो इन इलेक्ट्रोलाइट्स की कमी होने पे कैसे इनकी पूर्ति करोगे आप? तो देखो, एक प्रिंसिपल तो यही है कि अगर जो है आप, हमारे पास दो ही तरीके हैं कि कैसे हम इन इलेक्ट्रोलाइट्स की पूर्ति कर सकते हैं। एक तरीका तो हमारा ये है कि हम जो है ओरली जो है हम, एक तरीका तो ये है कि हम ओरली ले लें, ठीक है, इस फ्लूइड को। तो आपने देखा ही जैसे नमक चीनी का आप घोल ले लेते हो, या जो है ORS आता है जिसमें कि इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, तो उनको हमने पी लिया। तो एक तो यही हो गया कि हमने ओरली इलेक्ट्रोलाइट्स को ले लिया, और दूसरा ये है कि आपने IV फ्लूइड से चढ़ा दिया उसको इलेक्ट्रोलाइट्स। ठीक है, आप IV लाइन देते हो और उससे जो इलेक्ट्रोलाइट्स पी है या दूसरे इलेक्ट्रोलाइट्स की जो आपकी फ्लूइड आते हैं तो उनको आप चढ़ाते हो उसकी कमी को दूर करने के लिए। तो इनमें कौन सा ज़्यादा बेटर है? IV लाइन से देना फ्लूइड ज़्यादा बेटर है या फिर ओरली देना ज़्यादा बेटर है? तो प्रिंसिपल तो यही है कि अगर पेशेंट जो है आपका ओरली ले सकता है तो ओरली देना ही ज़्यादा बेटर रहता है बजाय IV लाइन के। लेकिन कुछ कंडीशन ऐसी होती हैं कि जबकि जो पेशेंट है वो ओरली नहीं ले पा रहा है फ्लूइड, तब आपको IV लाइन से देना होता है। अच्छा, IV लाइन से फ्लूइड अगर आप दे रहे हो तो उसके क्या फ़ायदे हैं? देखो, एक तो फायदा यही है कि आप इसमें जो है फ्लूइड को जो है बहुत जल्दी पूर्ति कर सकते हो। अब किसी को डिहाइड्रेशन हो रहा है, सीवियर डिहाइड्रेशन हो रहा है उसको, अब ऐसे में क्या है, आप फ्लूइड मुंह से देके तो आप जल्दी पूर्ति नहीं कर सकते, वही जाहिर सी बात है, कितना फ्लूइड वो ले लेगा मुंह से। लेकिन IV लाइन से आप बहुत तेजी से उस फ्लूइड की पूर्ति कर सकते हो। तो एक तो यही फायदा है IV लाइन से फ्लूइड देने का। दूसरा क्या है, आपको ये फायदा है IV लाइन से कि आप उसको मैनेज कर सकते हो। आप ये देख सकते हो कि कितना फ्लूइड आप उसको पहुंचा रहे हो, क्योंकि आप जब मुंह से ले रहे हो तो उससे तो आपको ये मालूम सही नहीं पड़ पाएगा कि आपको कितनी देर में कितना पहुंचाना है, कितना ले लिया है उसने, कितना एब्जॉर्ब हो पाया है। लेकिन आप जब IV लाइन से दे रहे हो तो ये इसको आप बैलेंस कर सकते हो कि कितनी मात्रा में आपने पहुंचाया है और कितना उसे पहुंच गया है। ठीक है, तो ये तो इसके फायदे हैं। और इसके नुकसान क्या है IV लाइन से देने के? देखो, IV लाइन एक तो ये है कि थोड़ा सा भाई महंगा तो पड़ता है। आपने सीधे कोई भी ORS का वो लिया पैकेट और उसको आपने मार्केट से खरीदा और पी लिया, तो ये तो कितना सस्ता पड़ा आपको, इलेक्ट्रोलाइट्स आपके शरीर में पहुंच गए। और वहीं आप IV लाइन से चढ़ा रहे तो आपको IV सेट भी लेना पड़ेगा, इंट्राकैट भी लेना पड़ेगा, किरण लेना पड़ेगा, फ्लूइड लेना पड़ेगा, तो ये थोड़ा सा एक्सपेंसिव तो पड़ेगा ही। दूसरा, आप जो ओरली फ्लूइड ले रहे हो वो आप घर में भी आप यूज़ कर सकते हो कि घर में आपने इलेक्ट्रोलाइट्स लिया और ले लिया, लेकिन IV लाइन घर में तो चढ़ा नहीं सकते, तो उसके लिए तो आपको हॉस्पिटलाइजेशन होना ही पड़ेगा। ठीक है, और वहीं ये भी है कि आप जो ओरली फ्लूइड ले रहे हो तो इसमें इतना ज़्यादा केयर की ज़रूरत नहीं पड़ती है, लेकिन जब आप IV लाइन से चढ़ा रहे हो तो प्रॉपर केयर की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि आप उसमें फ्लूइड जो है वो सीधे IV लाइन से उसके ब्लड में डाल रहे हो, तो उस समय प्रॉपर जो है केयर की ज़रूरत पड़ती है, प्रॉपर जो है क्लीननेस की ज़रूरत पड़ती है, एसेप्सिस की ज़रूरत पड़ती है कि आप प्रॉपर जो है स्टरलाइजेशन करके जो है उसे बहुत ही सही तरीके से फ्लूइड को उसके अंदर इंजेक्ट करें। तो ये इसके डिसएडवांटेज भी हैं कि थोड़ा सा महंगा पड़ता है, आप इजीली घर पे नहीं कर सकते हो, हॉस्पिटल जाना पड़ेगा, है ना, और बहुत ही जो है इसमें सावधानी बरतने की ज़रूरत है। ठीक है, दूसरी चीज़ ये है कि IV लाइन से एक नुकसान ये भी है कि कई बार आपने अगर सही फ्लूइड का आपने चूज़ नहीं किया तो भी पेशेंट को नुकसान हो सकता है। जैसे कि मान लीजिए कोई हाइपरटेंशन का पेशेंट है और आपने सोडियम उसको दे दिया ज़्यादा, तो नुकसान हो जाएगा उसे।
कोई जो है आपका डायबिटीज़ का पेशेंट है और आपने उसको ग्लूकोज ज़्यादा दे दिया तो नुकसान हो जाएगा। तो अगर सही तरीके से आपने फ्रूट का चूज़ नहीं किया तो भी पेशेंट को क्या है, नुकसान हो जाएगा। ठीक है। और दूसरा ये है कि अगर आपने प्रॉपर सावधानी नहीं रखी, क्लीननेस नहीं रखी, स्टरलाइजेशन आपने नहीं किया प्रॉपर, तो भी उसको जो है इन्फेक्शन वगैरह होने का खतरा हो सकता है। तो ये इसके नुकसान भी हैं। वहीं इसके आईवी लाइन के कुछ और इसके कॉम्प्लिकेशन भी डेवलप हो जाते हैं, जैसे कि अगर ये है आपके हो सकता है हीमेटोमा डेवलप हो जाए, हो सकता है आप आईवी लाइन से दे रहे हो, पता चला उसके थ्रू आपका जो एयर है वो शरीर में पहुंच गई तो एक एम्बोलिज्म डेवलप हो जाएगा। मैंने आपको बताया था एम्बोलिज्म क्या होता है, कि एम्बोलिज्म क्या होता है, थ्रोम्बोसिस और एम्बोलिज्म में ये फर्क होता है कि थ्रोम्बोसिस तो सिर्फ ब्लड ही होता है, ब्लड क्लॉट, लेकिन एम्बोलिज्म कुछ भी हो सकता है, चाहे वो एयर हो चाहे वो ब्लड क्लॉट हो। दूसरा, थ्रोम्बोसिस एक जगह पे स्थिर रहता है जबकि एम्बोलिज्म एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रेवल करता है। तो यहाँ पे एम्बोलिज्म कैसे हो सकता है कि आपने आईवी फ्लूइड किसी को आईवी लाइन दी और उसमें हम आपसे अक्सर ये कहा जाता है ना कि इसमें एयर नहीं रहनी चाहिए, एयर बिल्कुल नहीं जानी चाहिए। वो इसीलिए कहा जाता है क्योंकि अगर वो एयर उसके उस ब्लड वेसल्स में चली गई तो वो एम्बोलिज्म पैदा कर देगी और वो एम्बोलिज्म हो सकता है कि कहीं पे जाके ब्लड के ऑब्स्ट्रक्ट कर दे ब्लड को। ठीक है, तो ये इससे नुकसान हो सकता है। दूसरा हो सकता है कि आपने प्रॉपर सफाई नहीं रखी और वो फ्लूइड जो था उसमें कोई इन्फेक्शन था, तो उससे आपके इन्फेक्शन सीधे ब्लड वेसल से उसके शरीर में पहुंच सकता है। तो ये उसके कुछ जो है नुकसान भी हो सकते हैं। जो आप आईवी लाइन से फ्लूइड दे रहे हो तो उसके कुछ कॉम्प्लिकेशन भी इस तरीके के हो सकते हैं। अच्छा, कहाँ पे लेकिन जो है हमें कहाँ पे फिर आईवी लाइन का यूज़ करना चाहिए? देखो, कुछ कंडीशन ऐसी हैं। पहली चीज़ तो यही मैंने आपको बताया कि प्रिंसिपल तो यही है कि पेशेंट अगर ओरली ले सकता है फ्लूइड तो उसे ओरली ही लेना चाहिए, लेकिन अगर वो ओरली लेने लायक नहीं है, ऐसी कंडीशन में है, तब आईवी देना चाहिए। तो वो कौन सी कंडीशन हो सकती है? जैसे कि हाइपोग्लाइसीमिया में पेशेंट चला गया, यानी कि उसमें ग्लूकोज की कमी हो गई है, तो उस समय क्या होता है कि आप तुरंत ही आपको जो है उसको ग्लूकोज देना होता है, तुरंत ही पूर्ति करनी होती है। तो उस समय आप आईवी लाइन का यूज़ करते हो। उसको D25 है, वो तुरंत ही ग्लूकोज वो पहुंचाते हैं उसके शरीर में। ठीक है, जिससे कि उस कंडीशन को ठीक कर सको। दूसरा, अगर पेशेंट अनकॉन्शियस है, अब पेशेंट जो है वो कॉन्शियस ही नहीं है ना, अनकॉन्शियस है, यानी कि अपने अनकॉन्शियस माने अपने होश में नहीं है। तो जब पेशेंट होश में नहीं है तो कैसे उसे ओरली दोगे? तो उस समय तो आईवी लाइन को ही आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। कई बार क्या है कि बर्न का पेशेंट है कि बहुत ज़्यादा मात्रा में बर्न हो गया जिसकी वजह से उसको डिहाइड्रेशन हो गया है, या उसको डायरिया वगैरह हुआ है जिसकी वजह से सीवियर डिहाइड्रेशन हो गया है। तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा कि जब सीवियर डिहाइड्रेशन हुआ है तो आप ओरली तो तुरंत पूर्ति नहीं कर सकते फ्लूइड की, तो उस कंडीशन में आपको आईवी लाइन ही सिलेक्ट करनी पड़ेगी। तीसरा, अगर पेशेंट को लगातार वॉमिटिंग हो रही है, अब पेशेंट मान लो वॉमिटिंग में कर रहा है लगातार, तो आप फ्लूइड दोगे वो भी वो वॉमिटिंग करके निकाल देगा, तो उस कंडीशन में आपको आईवी लाइन देना पड़ेगा। और पांचवा ये है कि इसके बाद अगर किसी की सर्जरी हुई है उसको एनेस्थीसिया दिया है, अगर किसी की सर्जरी हुई है उसको एनेस्थीसिया दिया है तो उस समय तो वो अपने होश में ही नहीं है, तो उस कंडीशन में आपको आईवी लाइन से ही फ्लूइड देना पड़ेगा। तो ये कुछ कंडीशन ऐसी हैं जहाँ पर कि आपको आईवी लाइन से फ्लूइड देना पड़ेगा। ठीक है, तो आप ओरली से काम नहीं चल सकता तो उस समय तो आपको आईवी लाइन का ही यूज़ करना पड़ेगा। वहीं कंट्राइंडिकेशन, यानी कि कहाँ पे आपको आईवी लाइन से फ्लूइड नहीं देना चाहिए, वो कौन कौन सी कंडीशन होती हैं? देखो, अगर किसी को जो है रीनल फेलियर है, अब ये सोचो कि आप आईवी लाइन से उसको फ्लूइड दिए जा रहे हो और उसको है रीनल फेलियर। ठीक है, तो फ्लूइड तो निकल ही नहीं रहा है उसके यूरिन से, रीनल उसकी जो किडनी है वो तो बेकार हो गई है, तो आप उस समय लोड तो नहीं बढ़ाओगे ना बहुत ज़्यादा फ्लूइड का, तो उस कंडीशन में आप जो है आईवी लाइन को आपको नहीं देना चाहिए। अगर सिरोसिस ऑफ लिवर है, यानी कि लिवर बिल्कुल डैमेज हो गया है, तो उस कंडीशन में भी आप नहीं दोगे आईवी लाइन। ठीक है, वहीं पेशेंट को अगर जो है उसका जो इंट्राक्रेनियल प्रेशर है, यानी कि जो उसके ब्रेन के अंदर जो इंट्राक्रेनियल प्रेशर है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा हुआ है, तो उस कंडीशन में भी आप फ्लूइड नहीं दोगे। अगर किसी को हार्ट फेलियर है या यानी क्या उसका हार्ट काम नहीं कर रहा है, तो उस कंडीशन में भी आप आईवी लाइन का यूज़ नहीं करोगे। तो ये कुछ कंडीशन ऐसी हैं जो कि कंट्राइंडिकेटेड हैं, जहाँ पर कि आपको आईवी लाइन का यूज़ नहीं करना चाहिए। और
कुछ कंडीशन जो मैंने बताया था कि आपको किन किन कंडीशन में आप आईवी लाइन का यूज़ कर सकते हो। और 2014-15 बैच को मैंने पढ़ाया भी था। जब मैंने रीनल स्टोन पढ़ाया था तो उसमें मैंने एक हाइड्रोथेरेपी बताई थी। हाइड्रोथेरेपी क्या होती है कि उसमें बहुत ज़्यादा जो है एक एक्सेसिव फ्लूइड दिया जाता है आईवी लाइन से, और फिर लेसिक्स का इंजेक्शन देकर एक प्रेशर के साथ में फ्लूइड को निकाला जाता है। तो इससे क्या होता है कि जो हमारी छोटी, अगर कोई बहुत छोटा स्टोन है तो वो इस प्रेशर की वजह से निकल जाता है। तो उस कंडीशन में आप आईवी लाइन का यूज़ करोगे। ठीक है। अच्छा, आईवी लाइन का यूज़ फिर हम किस तरीके से करते हैं? देखो, जनरली जो आईवी लाइन का हम यूज़ करते हैं कि 24 आवर्स में किस तरीके से फ्लूइड देना चाहिए, तो उसके लिए रूल ऑफ 10 बताया गया है। ये रूल ऑफ 10 क्या है? देखो, रूल ऑफ 10 ये है कि आपको जितना फ्लूइड देना है उसको लीटर्स में, कि आपको 24 आवर्स में कितना फ्लूइड देना है। ये 24 आवर्स के लिए बताया गया है रूल ऑफ 10 कि 24 आवर्स में आपको कितना फ्लूइड उसको देना है, उसको डिवाइड करो फिर 24 से, ठीक है, और उसको मल्टीप्लाई कर दो फिर 10 से। तो सॉरी, इससे जो फिर निकल के आएगा आपका कि आपको इतनी ड्रॉप पर मिनट में पेशेंट को देनी है। ठीक है, इसे हम कहते हैं रूल ऑफ 10। वहीं एक रूल ऑफ 4 भी बताया गया है। उसमें यह है कि जितना भी आपका फ्लूइड आपको देना है वो ml में, और उसको डिवाइड कर दो, जितने आवर्स में आपको उतना देना है उससे डिवाइड करो, और फिर उसको मल्टीप्लाई करो 4 से। तो ये जो निकल के आएगा उतना जो है आपका हुआ कि आपको उतनी ड्रॉप पर मिनट में पेशेंट को देनी है। ठीक है। तो ये कुछ 2 रूल बताए हैं कि आपको जो हम एक मेंटेन करते हैं कि जब हम आईवी सेट में क्या होता है, कुछ आईवी सेट हम इस तरीके से, मतलब कुछ आईवी सेट तो इस तरीके के होते हैं कि मैनुअल होते हैं कि आपने सेट कर दिया कि 1 मिनट में कितना फ्लूइड उसको जाना चाहिए, यानी कि कितनी ड्रॉप। उसमें एक चैम्बर होता है जिससे कि आपको मालूम पता है, जिसे मर्फी चैम्बर बोलते हैं आईवी सेट में। तो उस मर्फी चैम्बर में आप ये देखते हो कि 1 मिनट में जो है कितनी ड्रॉप उसकी जो है गिर रही है। तो वो आप मेंटेन कैसे करोगे? इसी से रूल ऑफ 10 और रूल ऑफ 4 से। ठीक है। तो इसके बाद हम पढ़ेंगे कि इन इलेक्ट्रोलाइट्स जो आपके बताए गए हैं इनका क्लासिफिकेशन किया गया है कि किस तरीके से कौन कौन से इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं। तो ये हम कल पढ़ेंगे कि कौन कौन से इलेक्ट्रोलाइट्स आपके होते हैं और इनका किस तरीके से क्लासिफिकेशन किया गया है। तो आज के टॉपिक को हम यहीं पे, इलेक्ट्रोलाइट्स के टॉपिक को यहीं पे कंप्लीट करते हैं। अच्छा, आप लोगों के जो हैं, मेरे को कुछ स्टूडेंट्स के कमेंट्स मिलते हैं तो उससे मैं खुद अप्रिशिएट होता हूं कि शायद आप लोगों को पढ़ाना मेरा समझ में आ रहा है। मैं आपसे पहले भी कहता रहा हूं कि अगर आपको कोई भी समस्या है या कोई भी इस क्लास को इंक्रीज करने के लिए, इसको और अच्छा करने के लिए आप कोई भी सजेशन मुझे देना चाहें तो वो दे सकते हैं। ठीक है। तो आज के टॉपिक को फिर यहीं पे खत्म